आज की क्लास में हम लोग 12th का एक चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण, कुछ अंक एवं दिशा मतलब डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सदिश कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला। पहले 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। तो आखिर इससे पता नहीं चल रहा कि किस ओर चला है। तो मान लीजिए कि अगर हम दे दिए 3 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, उसके बाद 4 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर। इस तरह से डायरेक्शन हम बताएंगे तो ये कुछ पता चल जाता है कि किस ओर गया है। तो इसी प्रकार से उत्तर दक्षिण न लिख करके इसमें एक डायमेंशन बनाया गया है, जिसे 3 डायमेंशन के रूप में देखते हैं हम लोग इसको है। तो यहाँ जो हुआ x हुआ, और यहाँ हुआ y, और यहाँ हुआ z। अब प्रायः देखा लिखेगा इस प्रकार से 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j प्लस 5 वेक्टर k। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति 3 मीटर i की ओर गया है। x को डिनोट करते हैं i से, इसको j से और इसको k से। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति 3 इकाई दूरी i की ओर अर्थात x की दिशा में चला है, फिर 4 इकाई दूरी y की दिशा में चला है, और फिर 5 इकाई z k की दिशा में चला है अर्थात z की दिशा में चला है। तो ये आप इस प्रकार से प्रायः देखा हुआ लिखिएगा कि 2 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j प्लस 5 वेक्टर k या कुछ भी 6 वेक्टर k। इसका मतलब x की ओर 2 वेक्टर, यहाँ से यहाँ 2, प्लस फिर y की ओर आपका 4 और z की ओर 6 चला गया है। तो इस तरह का इसका मतलब ये हुआ। तो आप समझ गए। तो ये देखिए, ये जो अंक हुआ 3, 4, 5, ये हुआ परिमाण हुआ, और इसका डायरेक्शन जैसे कि i x की ओर, j y की ओर और k ऊपर की ओर मतलब z की ओर। यह 3 डायरेक्शन हुआ। ठीक है। तो आप समझ गए कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। आप देखिए, इसमें परिमाण भी है यानी आंकिक मान भी है, और इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ i j k। i करता है x की ओर, और j y की ओर, और k z की ओर डायरेक्शन करता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफिनीशन के बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। इसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला आपका है जीरो वेक्टर्स, जिसका वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर्स। ये आप लोग का 12 क्वेश्चन में आएगा, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स मतलब हुआ जिसका परिमाण 1 हो। क्या हो? जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो, 1, उसे हम यूनिक वेक्टर कहते हैं। ठीक है। इसे एकमात्रक सदिश, अर्थात इसका वैल्यू कितना, मोड ए का मान कितना होगा? 1 होगा। तीसरा आपका है कॉइनिटियल वेक्टर। कॉइनिटियल वेक्टर, इसका मतलब होता है जब कोई वेक्टर एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाए। मान लीजिए कि एक पॉइंट से है, यहाँ से इस दिशा में, इस दिशा में, ये मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी इस दिशा में, वेक्टर सी इस दिशा में, अर्थात एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉइनिटियल वेक्टर। ठीक है। चलिए उसके बाद आपका आता है कॉलिनियर वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर हुआ कि जब एक वेक्टर इस प्रकार से है, इसके पैरेलल में दूसरा वेक्टर हो, इसके पैरेलल में क्या हो? दूसरा वेक्टर हो, उसे हम कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर हो सकते हैं, जब वेक्टर के पैरेलल में कोई वेक्टर हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। क्लियर? इक्वल वेक्टर समझ रहे हैं? जब दो वेक्टर का जो परिमाण हो और दिशा दोनों क्या हो? समान हो, उसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर,
नेगेटिव वेक्टर होता है जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर इस प्रकार से है और यह A to B है, A से B की ओर गया हुआ है, और अगर तो इसे हम डिनोट करेंगे वेक्टर AB। यहाँ A है, यहाँ B है, इसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर AB। और अगर इसका डायरेक्शन हम उल्टा कर दें इस प्रकार से, ठीक है, कर दें, और यहाँ पर उल्टा अगर कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस वेक्टर AB। अगर डायरेक्शन चेंज कर दें इसी का तो क्या हो जाएगा, माइनस AB हो जाएगा, ठीक है। यह A और यह B, इसका जो डायरेक्शन था इस ओर था लेकिन हमने उसे चेंज कर दिया, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर। ये हुआ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तो आप लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर मेन रूप से जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइंटीग्रल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है इस प्रकार से और एक वेक्टर है इस प्रकार से, यह वेक्टर A है और यह वेक्टर B है। तो दो वेक्टर जब पैरेलल होता है तो उसके बीच में कितने का कोण बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेकेंड नंबर है, यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर इस प्रकार से है वेक्टर A और एक का वेक्टर डायरेक्शन चेंज है, मतलब इस प्रकार से है उल्टा इसका, यह वेक्टर B। तब अगर वेक्टर एक इस तरफ गया हुआ है, एक वेक्टर इस तरफ गया हुआ उल्टा, तो उनके बीच में मतलब यहां पर रहेगा तो उनके बीच में थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। जब पैरेलल होगा तो आपका 0 डिग्री, लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन चेंज रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर हम लोग लिखते हैं, अगर एक वेक्टर इस प्रकार से है वेक्टर A और एक वेक्टर इस प्रकार से वेक्टर B, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अब सभी का रिजल्टेंट अर्थात परिमाण निकालना है, तो एक फार्मूला होता है, रिजल्टेंट अर्थात परिमाण बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या है कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा मतलब परिमाण हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस थीटा के स्थान पर कितने डिग्री, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। अतः आपका बच गया रिजल्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, अर्थात R इक्वल टू अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो A प्लस B, अर्थात इसका रिजल्टेंट हो जाएगा A प्लस B। अर्थात दो रेखाएं जब पैरेलल हो तो उसके बीच में शून्य का कोण बनता है, तो उसके बीच का परिमाण क्या होगा, A प्लस B होगा। चलिए सेकेंड नंबर आपका जो था वह थीटा इक्वल टू 180 डिग्री था, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और कॉस 180 का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2AB हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट A माइनस B का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इक्वल टू A माइनस B हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला अगर लिखेंगे तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और अगर cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 2AB
और cos 0 डिग्री, cos 90 का मान 0, तो 0 इंटू 2ab 0 हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात इसका रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी हम लोग अभी त्रिभुज के नियम में देखेंगे वेक्टर का एडिशन के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इससे आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें जो होता है कि मान लीजिए कि एक वेक्टर इस प्रकार से है, इसे वेक्टर ए इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ है, यह आपका वेक्टर बी है। तो हमेशा याद रखना है जहां से पहला वेक्टर लास्ट होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, जिस स्थान पर पहला वेक्टर लास्ट होगा वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। ये 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा क्या होगा, तो जहां से हम शुरू किए थे और जहां लास्ट किए थे उस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा, अर्थात रिजल्टेंट हम इसको लिखेंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा गया वेक्टर ए और एक ला दिया गया इस प्रकार से वेक्टर बी। ठीक है, तो यह रूल गलत है। मतलब ध्यान देना है कि पहला वेक्टर जहां लास्ट हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा। क्लियर, 2 पॉइंट्स हो गया। और तीसरा जो होता है जहां से शुरू हुआ था और जहां पर दोनों को मिलाना है। क्लियर, ये गलत हो गया। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस प्रकार से लिखे वेक्टर ए, ठीक है, और इस प्रकार से दे दिए वेक्टर बी, यहां तक तो सही है। और तीसरा इस प्रकार से लगा दीजिए, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस प्रकार से होना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। अर्थात इसमें एक ही रूल है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक दे देते हैं एक वेक्टर ए, ठीक है, एक हमने दे दिया इस प्रकार से वेक्टर बी। ठीक है, अब यहां पर आप लोग को निकालना है, मान लीजिए कि ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। अब a प्लस बी निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। तो a का दिशा चेंज नहीं करना है, a का दिशा चेंज नहीं करना है, एक डायरेक्शन इस तरफ है तो हम लोग डायरेक्शन को अस्थिर रखेंगे इस प्रकार से। ये वेक्टर a हो गया। और दूसरा आपका वेक्टर b है जो कि डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो शर्त हम क्या बताए हैं, जहां पर पहला वेक्टर लास्ट होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपका वेक्टर b होगा, यह वेक्टर b हो गया। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट तो देखिए ये पहला वेक्टर हुआ, जहां पर लास्ट हुआ वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब रिजल्टेंट इसका क्या होगा, परिमाण क्या होगा, परिमाप क्या होगा, जहां से शुरू हुआ था वहां से स्टार्ट होगा। इसमें तीसरा रेखा जो होगा ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी। इसको ध्यान से देखेगा। और इसमें क्या देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं एक वेक्टर ए इस प्रकार से और सेकेंड हमने दे दिया वेक्टर बी इस प्रकार से, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, आपको इसमें निकालना है वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए लिखेंगे। तो वेक्टर ए इस प्रकार से होगी, ये वेक्टर ए होगी। और ये देखिए लास्ट यहाँ पर हुआ है, तो दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से इसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा, आपको बी देखना किस ओर है, ऊपर की ओर है, अर्थात हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका ऊपर से होगा। ध्यान देना है, जहां से लास्ट हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, ये हो गया वेक्टर। और तीसरा जो रेखा होता है ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्ट होगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, अर्थात वेक्टर ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यदि आपसे पूछा जाए
वेक्टर b प्लस a कैसे लिखाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर वेक्टर b, तो पहले वेक्टर b है तो वेक्टर b पहले लिखिएगा। तो वेक्टर b किस प्रकार से है आपका, इस प्रकार से डायरेक्शन गया हुआ है, यह वेक्टर b है। क्लियर। अब प्लस वेक्टर a है तो आपको क्या पता है जहां से लास्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर a इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यह आपका वेक्टर a हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपका रिजल्टेंट जो होगा जहां से शुरू हुआ था वहां से लास्ट तक, इसका रिजल्टेंट हो गया। अतः इसको हम रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर a प्लस बी किए देखिए इस प्रकार से फिगर बना, और b प्लस ए किए तो फिगर इस प्रकार से बन गया। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा, अगर मान लीजिए कि इसे हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अर्थात ये जो b था ऊपर की ओर उसे हमने कर दिया नीचे की ओर, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो आपको यहाँ पर देना पड़ जाएगा माइनस b, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। जब डायरेक्शन चेंज किया ये नेगेटिव हो गया तो माइनस b हो गया। क्लियर, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। अब दूसरा वेक्टर b लिखना है, सॉरी b लिखा गया, a लिखना है। तो a लिखना है तो जहां पर लास्ट हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे। इसका डायरेक्शन भी था ना इस ओर किया है तो डायरेक्शन इस ओर तक करेंगे इस प्रकार से। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जहां से शुरू हुआ था वहां से लास्ट तक। तो ये आपका हो गया वेक्टर a हो गया। तो ये आपका हो गया आप लोग थोड़ा देर के लिए माइनस वेक्टर b और प्लस a, अर्थात इसको हम लिख देंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से ट्रायंगल रूल में आते हैं, इसी को ध्यान देना। ये ट्रायंगल रूल हुआ, लेकिन एक बात को और ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, तो लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए कि डायरेक्शन इस प्रकार से दे दी, तो क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसका मतलब इसका लास्ट कहाँ हुआ, यहाँ पर लास्ट हुआ। अब दूसरा हम क्या देंगे, जहां पर लास्ट हुआ वहां से स्टार्ट कर देंगे, तो यहां पर डायरेक्शन चले यहां तक चला आएगा। तो तीसरा हम क्या देंगे, तो तीसरा आपका डायरेक्शन चेंज होगा। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पर लास्ट हुआ था, और जहां से लास्ट हुआ है वहां से फिर शुरू हुआ है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो होता है जहां से शुरू होता है और वहां से लास्ट तक। तो यहाँ पर आपका ए से लेकर बी तक हुआ और यहाँ पर बी से लेकर सी तक हुआ। तो तीसरा क्या होगा, सी से ए गलत हो जाएगा, ए से सी होगा, मतलब तीसरा इधर से आया, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो ये स्टार्टिंग फिर यहाँ से यहाँ हुआ और उसके बाद फिर उल्टा नहीं इधर से आना पड़ेगा आप लोग को। जिस प्रकार से यहाँ पर शुरू से यहाँ गए, उसके बाद जहाँ से लास्ट हुआ दूसरा हो गया, और तीसरा जो होगा रिजल्टेंट जो होगा यहाँ से होगा। इसी प्रकार से इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर से आएगा। ये हुआ जहाँ से लास्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा वेक्टर, और आपका तीसरा आपका जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से जहाँ अंत हुआ है। तो इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं इस प्रकार से, वेक्टर ए बी प्लस यहाँ पर बी सी बराबर ए सी, अर्थात रिजल्टेंट इक्वल टू, ये रिजल्टेंट हो गया तो रिजल्टेंट इक्वल टू आप कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए ए बी प्लस बी सी। तो जहां आर जो आपका काम करेगा रिजल्टेंट ए सी करेगा। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपका रहेगा। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स रहेंगे, 2 बिंदु दिए हुए रहेंगे, उसको ज्वाइनिंग करना है, जोड़ना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग जानते हैं, वो भी 3 डायमेंशन में। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे हम x से डिनोट करते हैं और इसका डायरेक्शन आप लोग i देते हैं। ठीक है, यह y से करते हैं डिनोट, इसको हम लोग क्या देते हैं, j देते हैं। और यह आपका z से करते हैं डिनोट, ऐसे हम लोग वेक्टर k देते हैं, वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k। i लिखा हुआ है मतलब x की दिशा, j लिखा हुआ है मतलब y की दिशा, k लिखा हुआ मतलब z की दिशा। अब वेक्टर ज्वाइन
2 पॉइंट्स, यहाँ पर 2 बिंदु रहेगा, उसका ज्वाइनिंग आपको निकालना है। ये इस तरह आपको बहुत से क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होगी और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कहीं भी इस तल के अंतर्गत में एक बिंदु लेते हैं, तो कहीं भी लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पर P1 ले लिया, P1, तो कोई बिंदु इसका क्या होगा, यहाँ पर x1, y1 और z1, ये लिख दिए। एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं P2, अब इसे देते हैं x2, y2 और z2। ये 2 बिंदु हो गया, एक P1 एक P2। ये बिंदु अर्थात इसका मान वैसे 2, 4, 6, 1, जैसे कुछ भी अंक लिखा हो रहेगा। तो अंक के मतलब क्या हुआ, इसका केवल क्या दिया हुआ है, ये परिमाण दिया हुआ, लेकिन इसका दिशा नहीं दिया हुआ है। तो जिसका दिशा नहीं दिया हुआ था उसको हम मूल बिंदु से लेते हैं। तो डायरेक्शन देखिए, यहां से डायरेक्शन आपका यहां तक एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसे हम वो देते हैं। दूसरा आपका ओ से ही स्टार्ट होगा, यहां तक होगा, दूसरा हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइनिंग करना है, तो हम लोग इसको ज्वाइनिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां पर OP1 का मतलब क्या होगा, तो इसे हम OP1 का मतलब हुआ कि O से P की डायरेक्शन कि हाँ दिशा लग गया, OP दिशा हो गया, और यहाँ पर परिमाण, तो परिमाण भी दिशा दिया हुआ है और दिशा भी आ गया। इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे x, और x1 के साथ वेक्टर I देंगे, ठीक है, प्लस y वेक्टर j, पहले x की ओर फिर y की ओर और फिर प्लस z1 वेक्टर की। ये आपका आ गया, एक बिंदु से आ गया, उसका परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गया। उसी प्रकार से अगर हम OP2 लिखें तो क्या लिखेंगे, x2 वेक्टर I प्लस y2 वेक्टर j और प्लस z2 वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन जिस प्रकार से हम पहले पढ़े थे इस प्रकार से ये हम लोग को देना है। किस प्रकार से दे, तो जैसे मैंने दे दीजिए, तो मान लीजिए कि हम पहला O से लेकर P1 पहला बिंदु दिए, तो यहाँ पर दे दीजिए। तो आपका रूल क्या है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर लास्ट हुआ, और जहां से लास्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा, तो यहां तक आएगा। ये दूसरा हो गया, ये हुआ इस प्रकार से डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हुआ। तीसरा आप इधर नहीं आएगा, यहां से जाएगा, तो क्योंकि हम बताए थे आप लोग को इस प्रकार से, जहां से पहला वेक्टर लास्ट हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा, और तीसरा जो इसका रिजल्टेंट होगा वह यहां से होगा, जहां से शुरू हुआ था वहां से लास्ट तक। क्लियर। तो उसी प्रकार से देखिए यहां पर जो है, यहां से शुरू हुआ था, ये लास्ट हुआ, जहां से लास्ट हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, और तीसरा आपका इस प्रकार से डायरेक्शन होगा। इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे OP1, क्लियर, प्लस यहां P1 P2 वेक्टर OP1 और फिर P1 P2, और इज इक्वल टू चलेगा, रिजल्टेंट आ गया क्योंकि ये इस तरफ का हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया आप लोग का OP2। तो आपको 2 बिंदुओं के बीच का ज्वाइनिंग निकालना है, ज्वाइंट निकालना है। तो किसका बिंदु, एक P1 है एक P2 है, तो यहाँ पर देखिए P1 और P2 का ज्वाइनिंग निकालना है। तो आपका यहाँ हो जाएगा P1 और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले से दिया हुआ OP2 और यह जाएगा तो माइनस OP1। ये आपका फार्मूला हुआ। अब यहां पर देखिए तो OP2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x2 वेक्टर I प्लस y2 वेक्टर j प्लस z2 वेक्टर k, और माइनस OP1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 वेक्टर I प्लस y1 वेक्टर j प्लस z1 वेक्टर k। अब यहां पर माइनस कीजिए,
यहाँ पर हो गया आपका x2 वेक्टर i प्लस y2 वेक्टर j प्लस z2 वेक्टर k, और ये माइनस करेंगे तो माइनस x1 वेक्टर i माइनस y1 वेक्टर j माइनस z1 वेक्टर k। अभी i वेक्टर i के साथ हम लोग i लिखेंगे, j के साथ j लिखेंगे। तो देखिए ये स्टेप यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x2 और यहाँ पर माइनस x1 और दोनों में वेक्टर i लिखा हुआ है, क्लियर। यहाँ पर प्लस उसी प्रकार से देखिए y2 वेक्टर z और y1 वेक्टर z, दोनों में j कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा y2 माइनस y1 वेक्टर j। उसी प्रकार से z2 वेक्टर k और z1 वेक्टर k, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस z2 और माइनस z1 वेक्टर k। यह दो बिंदुओं का जॉइनिंग पॉइंट आ गया, अर्थात आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, किसका वैल्यू हो गया, ये P1 और P2 का। तो जब भी दो पॉइंट दिया हुआ हो उसका ज्वाइनिंग के साथ डायरेक्शन भी निकालना है i j के भी, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इससे और एक फायदा आपको क्या है, यहाँ कभी कभी a दे देता है, ठीक है, a का मान कुछ भी दे दिया, मान लीजिए कि 1 2 3, तो आप समझ गए कि यह वैल्यू x1 का हो गया, ये y1 का हो गया, ये z1 का हो गया। दूसरा पॉइंट दे दिया b दे दिया और आपसे कहा गया तो यहाँ 2 4 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका हो गया x2 का मान, y2 का मान और z2 का मान। आपसे इसमें क्वेश्चन दे करके पूछेगा वेक्टर ab ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, वेक्टर ab ज्ञात करें। तो वेक्टर ab ज्ञात करें मतलब यही बात हो गया, जहां पर हम लोग P1 दिए यहाँ पर a लिख दिए हैं और जहां पर P2 दिए यहाँ पर b लिख दिए हैं। तो इतना डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका ab है, इसका लिखना आप लोग को OV1 माइनस OA, यानी कि आप शॉर्ट में समझे तो O नहीं अगर लिखते हैं तो B घटाओ A, B घटाओ A। O हम लोग लगाते हैं कि इसका दिशा कहाँ से, वेक्टर A लिखें लेकिन A का डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो O से B तक, यहाँ से O से A तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग OB माइनस OL, कहीं भी लिखा हो PQ लिखा हुआ हो तो PQ को हम क्या लिखेंगे, OQ, पहले O Q और माइनस फिर OP। अगर कहीं पर BC का मान निकालना है और इस तरह से B और C पॉइंट दिया हुआ तब, तो क्या करेंगे OC और माइनस OA, क्लियर। और अगर इस प्रकार से CD निकालना है तो OD माइनस OC, हमेशा इसी को ध्यान देना है। तो आपका ये मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका P1 P2। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका मोड निकालना होता है, मोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोड P1 और P2 का मोड। तो क्या होता है, बस इसी प्रकार से एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर A का मान दिया हुआ है x, वेक्टर I और प्लस y वेक्टर j और प्लस z वेक्टर k, इसका परिमाण निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका परिमाण हो गया। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लीजिए, हालांकि अंक रहेगा तो घट करके फिर इसी का फॉर्म में जाएगा, तो 2 घटाओ मान लीजिए कि रहा यहाँ पर 1, या 4 घटाओ 3, तो या फिर 6 घटाओ 4 तो 2 बच जाएगा, तो यही फॉर्म में आ जाएगा i j के। यहाँ पर आंकिक मान नहीं, इसलिए यहाँ पर x2 माइनस x1 जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टली आप लोग को इसे निकालना है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से अंडर रूट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, x2 पहला माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका परिमाण अगर पूछेगा तब आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो रोक करके।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2 3 0 और क्यू आपका -1 -2 -4 डायरेक्ट फॉर्म P2Q। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन वही है, इंग्लिश से डरिए नहीं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया कि 2 पॉइंट है, उसका बीच का ज्वाइनिंग निकालना, PQ का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग का P जो दिया हुआ है 2,3,0, ठीक है। ये हो गया आप लोग का x1 y1 और ये z1 हो गया, और Q जो आपका हो गया वह -1 -2 -4 हो गया। ये आपका हो गया x2 y2 और z2। क्लियर। तो आप इसमें क्या करना है, यहाँ पर PQ निकालना है। तो PQ का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा PQ है तो OQ माइनस OP होगा, OQ माइनस OP होगा। मतलब इस वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट्स घट जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है OQ माइनस OP, फार्मूला हो गया। हम डायरेक्टली फॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो आपको फार्मूला पता है कि x2 माइनस x1 वेक्टर I होता है, प्लस y2 माइनस y1 वेक्टर j होता है, और प्लस z2 माइनस z1 वेक्टर k। क्लियर। बस आपका सॉल्व हो गया। x2 का वैल्यू कितना है, -1 है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x1 वैल्यू 2 है, तो ये हो गया वेक्टर I। प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 हो जाएगा वेक्टर j। अब प्लस z2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, z2 का वैल्यू -4 दिया हुआ है, माइनस पहले से है, z1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है वेक्टर। तो ये आपका हो गया -3 वेक्टर I और प्लस यहाँ हो जाएगा -5 वेक्टर j और यहाँ पर -4 वेक्टर Q। ये हो गया PQ। और यदि यहाँ पर, यहाँ तो कहाँ सिर्फ ज्वाइनिंग निकालना है, लेकिन अगर यहाँ परिमाण कहता, परिमाण ज्ञात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मोड PQ। क्लियर। तो अंडर रूट बस x² प्लस y² प्लस z² या a² प्लस b² c² जो मानना मान सकते हैं। तो आपका x का काम करेगा, ये y का काम करेगा और ये z का काम करेगा। तो यह आपका हो गया -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25 और 25 आपका हो गया 50। इसको हम लिख सकते हैं 5√2। ये आपका आंसर हो गया। हालांकि इसमें इतना पार्ट्स नहीं पूछा है, लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन रह गया तो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से। क्लियर। और यहाँ पर A दे दिया गया है, कोई भी अंक 1 2 3 दे दिया गया है। यहाँ पर B दे दिया गया है 2 4 6 दे दिया गया है। यहाँ पर C दे दिया गया है 5 2 3 दे दिया गया है, इस प्रकार से। और आपसे कहा जाए कि AB निकालें, AB, तो पहले आप A को लिख लेंगे फिर B को लिख लेंगे। जैसे कि इसे आप नोट कर लीजिए, थोड़ा बताता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर AB लिखा, तो यहाँ पर AB लिखा तो आप लोग को मान लीजिए कि AB निकालना है, ठीक है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है। तो A आपका कितना है, तो A आपका 1 2 3 है, ठीक है। अब B आपका कितना है, B आपका है 2 4 6। क्लियर। आपको AB निकालना है, तो AB का फार्मूला क्या होता है, OB माइनस OA, ठीक है। ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2। तो आपका यहाँ तो ठीक है फार्मूला। अब यहाँ पर आपका फार्मूला होता किस प्रकार से है, तो x2 माइनस x1 वेक्टर I होता है। क्लियर। प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1, यहाँ पर वेक्टर क्या होता है, j होता है। अब प्लस z2 माइनस z1 वेक्टर k होता है। अब यहां पर देखना क्या आप लोग को है कि x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 2 है,
और x1 का वैल्यू 1 है, तो वेक्टर i हो गया। प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 है, वेक्टर j हो गया। और z2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, माइनस z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये वेक्टर की। अर्थात आपका जो ए बी का मान आ गया वो क्या आ गया 2 माइनस 1, तो वेक्टर i हो गया, प्लस 2 वेक्टर j हो गया, और प्लस 3 वेक्टर की हो गया। क्लियर? इसमें तो कुछ पूछा नहीं है। मान लीजिए इसका मोड निकालना भी कह दिया, इसका मोड निकालें, तो अगर मोड निकालने कह दिया इसका तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर मोड ए बी लिख देंगे। परिमाण निकालने कह दिया तो परिमाण निकालने का है तो इसका फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई के बगल में कुछ नहीं, एक है तो एक का स्क्वायर, कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर एक होगा, 2 है तो बाई का मान 2 तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपसे किसने पूछ दिया ए बी तो निकाल दिया हमने, बी सी पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया बी सी, तो हम लोग पहले यहाँ पर मान लीजिए कि आपसे बी सी पूछा गया, तो पहले हम लोग बी लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 2 4 6, 2 4 6। फिर सी का वैल्यू कितना है 5 2 3, 5 2 3, 5 2 3 हो गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हुआ x1 का वैल्यू हुआ, और ये जो वैल्यू हुआ y1 का वैल्यू हुआ, z1 का वैल्यू हुआ, x2 का वैल्यू हुआ, y2 का वैल्यू हुआ और z2 का वैल्यू हुआ। क्लियर? अब यहाँ पर BC इक्वल टू हम डायरेक्टली इसे नहीं भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर x2 माइनस x1 इंटू वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 टू वेक्टर के हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करना है, तो x2 का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस x1 का वैल्यू 2, तो वेक्टर i हो गया, प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 और माइनस y1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो वेक्टर j हो गया, और प्लस z2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और माइनस z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो माइनस 6 हो गया वेक्टर की। अर्थात इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 2 3 वेक्टर आई, और प्लस यहाँ पर हो गया माइनस बच जाएगा माइनस 2 वेक्टर जे, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस माइनस 3 वेक्टर के, माइनस 3 वेक्टर ये सभी मोड निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ए बी बी सी और ए सी सारे का वैल्यू इसी प्रकार से 2 बिंदुओं का दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब एक टॉपिक हम लोग का है डायरेक्शन कोसाइन, अर्थात दिक कोसाइन क्या होता है। इसे हम ग्राफिकल देखते हैं, जैसे समझिए। सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशन के रूप में एक बनाते हैं। ठीक है, ये जो है इससे हम मान लेते हैं x। क्लियर? ये जो डायरेक्शन जा रहा है इससे हम लोग मान लेते हैं y, और ये जो डायरेक्शन जा रहा है इसे मान लेते हैं हम लोग z। पढ़े हो गए हैं? अब दिक कोसाइन जानना है, तो दिक कोसाइन में क्या होगा कि जो इस प्रकार से आपका बना हुआ है, चलिए इधर देख लेते हैं। इस प्रकार से जो डायरेक्शन है, यहाँ x है, ये y है और ये z है। ठीक है, और ये मूल बिंदु है। यहाँ से अगर एक लकीर खींचें, ठीक है, लाइन खींचें,
और इसका नाम दे दें आर, वेक्टर आर, तो ये क्या होगा, ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 डायमेंशन आपका इस प्रकार से है, ये आपका जेड, वाई और एक्स मान लेते हैं, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर बीच से हम एक इस प्रकार से एंगल खींचेंगे अर्थात लाइन खींचेंगे, तो अगर लाइन खींचते हैं बीच से तो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। यहाँ देखिए एक लाइन है, ये लाइन खिंचाएगा तो क्या होगा, ये कोण बनाएगा, अगर ये है तो सतह कोण बनाएगा, अगर यहाँ लकीर है तो ये कोण बनाएगा, यहाँ भी कोण बनाएगा और इससे भी कोण बनाएगा। अर्थात ये जो एक्स वाई जेड है, बीच से अगर मूल बिंदु से लाइन खींचते हैं तो हम लोग का क्या होगा, तीनों के साथ कुछ न कुछ कोण बनाएगा, एक्स के साथ भी बनाएगा, वाई के साथ भी कोण बनाएगा और जेड के साथ भी कोण बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर हो रहा है। अगर हम कहें तो यह एक्स के साथ कोण बना रहा है, अल्फा मान लेते हैं। यह देखिए वाई के साथ भी कोण बना रहा है, इसे बीटा मान लेते हैं। और यह कोण बना रहा है, इसके गामा मान लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोण बनाया है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्शन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ओ देते हैं और इसका नाम देते हैं पी। क्या देते हैं, पी। तो क्या होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो पहला कोण बनाएगा उसे हम लोग अल्फा डिनोट कर देते हैं। दूसरा जो वाई अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसे बीटा इंडिकेट कर देते हैं। और तीसरा जो जेड अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसे हम लोग गामा डिनोट कर देते हैं। बना लिया। और ये जो पूरा ओपी है इसको हम लोग वेक्टर आर मान सकते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर आर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। अब ये जो हुआ इसी का नाम है दिक् कोसाइन, इसी का नाम है दिक् कोसाइन। तो हम और जानेंगे कैसे कैसे इसका नाम पड़ा दिक् कोसाइन। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर हम ये जो दिक् कोसाइन से अक्ष पर एक रेखा खींचे तो वो हमेशा लंबवत होती है। यहाँ थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये 3 अक्ष है, इस प्रकार से दिया हुआ है 3 डायमेंशन में। ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। और अगर ये तीसरा हम बिंदु दिए हुए हैं, थोड़ा देर के लिए इस प्रकार से समझ लीजिए ये, तो ये क्या होगा, अगर इस पर हम लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो यह हमेशा अक्ष पर लंबवत होगी। मतलब यहाँ से रेखा खींचेंगे, इस पर भी लंब कोण बनाएगा, इस पर भी लंब कोण बनाएगा, इस पर भी लंब कोण बनाएगा। यानी कि यहाँ से एक रेखा अगर खींचते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से खींचते हैं रेखा को, तो यह अक्ष के साथ कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी, 90 का कोण बनाएगी। तो 90 का जब कोण बनेगा तो 90 के जो सामने पड़ेगा, हमेशा तीनों स्थिति में सामने ये पड़ेगा, यानी कि ओपी सामने पड़ेगा। तो जो समकोण के सामने होता है वह कर्ण होता है। तो अक्ष से अगर इसके ऊपर अर्थात दिक् कोसाइन जो खींचे हैं, इसके ऊपर अगर रेखा खींचते हैं तो अक्ष इस जो दोनों को मिला रही है, अक्ष और दिक् कोसाइन को, अर्थात ओपी को और अक्ष को जो रेखा मिला रही है, अक्ष के साथ 90 का कोण बना रही है। क्या बना रही है, 90 का कोण बना रही है। और जो 90 के सामने पड़ेगा, अर्थात सामने यही पड़ रहा है, उसे हम कहेंगे कर्ण कह देंगे। तो देखिए अक्ष एक आपका वाई है, तो वाई पर मान लीजिए यहाँ पर तो उस तरह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये मान के चलना है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से खींचा जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा, क्योंकि अक्ष से अगर उस बिंदु पर खींचते हैं तो वह 90 का कोण ही बनाएगा। चलिए दूसरा आप लोग का ये, यहाँ से वाई अक्ष से अगर खींचते हैं इस बिंदु पर रेखा, तो ये भी क्या बनाएगा, अक्ष के साथ 90 का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ तो और थोड़ा कम दिखाई देगा, इसे मान के चलना है कि ये भी क्या होगा, 90 का कोण बनाएगा। यहाँ भी 90 का कोण बनाएगा। तो ये 90 का कोण बना। तो 90 के सामने देखिए ओपी है, यहाँ भी 90 के सामने देखिए ओपी है, और यहाँ भी थोड़ा देखिए 90 के सामने ओपी है लिखा हुआ। तो इस तरह से यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। देखिए ये आपका अक्ष है, ठीक है, और ये आपका गया हुआ है कर्ण, और ये आपका है लंब। अर्थात यहाँ पर देखिए 90 का कोण बना रहा है, और इसके सामने कौन रेखा है, ये रेखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पर्सन, तो ये आपका आगे का पर्सन है। तो था लिख लिया, हम इसे ए कर देते हैं इंडिकेट, इसे बी कर देते हैं, इसे सी इंडिकेट कर देते हैं, ए बी सी। तो 90 के सामने कौन पड़ेगा, ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें लंब कौन होगा, आधार को निकल कर लीजिए। तो देखिए 90 के जो सामने पड़ा मतलब ओपी जो दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन खींचे हैं वह जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और ये जो लकीर खींचे वो लंबवत वह लंब हो जाएगा। और ये जो आपका अक्ष है ये बाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है, एक्स अक्ष है, बाई अक्ष है और जेड अक्ष है, ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए अगर हम यहाँ पर लिखें, सबसे पहले थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, कॉस लगाते हैं, सभी में कॉस लगाते हैं। कॉस लगाने के कारण भी बताते हैं हम क्यों लगाते हैं। तो कॉस यहाँ पर देखिए कौन बना है क्या, बी गामा बनाया गया है। तो कॉस गामा, तो कॉस गामा कॉस का क्या होता है लंब आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के जो सामने पड़ा, सामने ये रेखा पड़ा, आपको देखना है इतना देखना है, ये देखना है और अक्ष देखना है। मतलब आपको ओपी देखना है, पीसी देखना है और ओसी देखना है। इतना ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ओ पी सी सी, जिसमें कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 के सामने जो पड़ेगा ओपी वह कर्ण हो जाएगा, और जो कोण के सामने पड़ता है न्यून कोण के सामने वह लंब होता है। तो यहाँ पर कॉस लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर गामा। तो कॉस मान लीजिए गामा, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो ये इसके सामने पड़ गया ये सीपी, तो हो गया लंब, तो आधार आपका ये पड़ेगा ओसी। और कर्ण जो पड़ेगा, कर्ण इसका क्या पड़ेगा, कर्ण आपका ओपी पड़ेगा। कर्ण क्या पड़ेगा आपका ओपी पड़ना चाहिए, क्योंकि आप समकोण के सामने ये पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया ओपी हो गया। अब यहां पर आपको देखना है, अब क्या देखना है यहाँ पर कॉस गामा, कॉस गामा तो ओसी, ओसी जो आपका है ए अक्ष है, कौन सा अक्ष है जेड अक्ष है, इसको हम जेड से डिनोट कर देते हैं। और नीचे दिया हुआ है ओपी, ओपी जो आपका है ये डायरेक्शन कोसाइन जो हम खींचे हैं, जो कि एक्स के साथ अल्फा, बाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बना रही है। यहाँ पर जेड बटे ओपी का मान हो जाएगा वेक्टर आर, वेक्टर आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस गामा हो गया, तो देखिए कॉस गामा का मान हो गया जेड बटे जेड अक्ष हो गया और बटे आर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर कॉस, और यहाँ पर गामा कर सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड गुना हो जाएगा, तो जेड कॉस गामा इस तरह से। और ये भी लिखते हैं कॉस गामा बराबर इतना फॉर्मूला, ये जेड बटे इतना। और कभी कभी क्या करते हैं इसे हम लोग एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं एल भी कहते हैं, एल, एल से एल एम एन, तो यहाँ पर लास्ट वाला है इसे हम बाद में नोट करते हैं, एन सिंडिकेट होगा। तो जेड इक्वल टू हो गया आर कॉस गामा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर जेड इक्वल टू आर कॉस गामा हो गया, इसी प्रकार से हम सारे त्रिभुज को चलेंगे, सारे त्रिभुज चलेंगे। तो अगर सभी को इसी प्रकार से चला जाता है, तो अगर हम कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा, तो पहले उसका देखिए जो भी लिखते हैं उसका अक्ष लिखाता है। अगर गामा है तो गामा का अक्ष जेड था, तो अल्फा है तो अल्फा का अक्ष एक्स लिखाएगा, और बटा में कर्ण, कर्ण फिक्स है वेक्टर आर ही लिखाएगा। ये हो गया कॉस अल्फा का मान। और अगर हम इसी प्रकार से कॉस बीटा चलेंगे, तो बीटा का अक्ष क्या होगा, तो बीटा का अक्ष होगा आप लोग का बाई होगा, अब बाई के साथ आपका वेक्टर आर ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा वेक्टर आर ही लिखाएगा। तो ये आपका हो गया आप लोग का कॉस अल्फा बराबर हो गया एक्स बटे वेक्टर आर हो गया, और कॉस बीटा बराबर हो गया बाई बटे वेक्टर आर हो गया, और कॉस गामा बराबर हो गया, कॉस गामा बराबर हो गया जेड बटे वेक्टर आर हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग एल एम एन से इंडिकेट करते हैं, अर्थात कॉस को हम एल भी कह सकते हैं, अर्थात एल बराबर एक्स और बटा में वेक्टर आर, और एम बराबर बाई बटे वेक्टर आर, और एल एम एन बराबर जेड बटे वेक्टर आर। क्लियर, एक्स एल एम एन, ठीक है, एक्स बाई जेड, आपको एक्स डायरेक्शन है, एक्स अक्ष, बाई अक्ष और जेड अक्ष। अब यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या बना, कैसे हुआ,
इसी को बोलते हैं LMN को बोलते हैं दिक कोसाइन, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं दिक कोसाइन। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि शुरू में हम लोग क्या किए थे कि 3 अक्ष लिए थे और एक लाइन खींचे थे। वह लाइन क्या था, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा अलग अलग कोण बनाए हुए था। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल ANGL। डायरेक्शन एंगल कब कहेंगे, जब ये अल्फा बीटा गामा को, अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, डायरेक्शन एंगल है, अल्फा बीटा गामा। क्योंकि यह दिक कोसाइन, ये जो लाइन है OP वह एक्स अक्ष के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और गामा बनाया, इसलिए अल्फा बीटा गामा क्या है, तो यह डायरेक्शन एंगल है। मतलब जो दिक है उसके साथ कोण है, दिक कोण है। तो क्या बोलेंगे, दिक कोण हिंदी में बोलेंगे, दिक कोण बोलेंगे। और दिक कोण के साथ, अगर दिक कोण के साथ कॉस लगा दिया गया, उसी का नाम पड़ गया दिक कोसाइन। देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो डिफिनेशन आपका ये हो गया कि यदि दिक कोण के साथ, दिक कोण अर्थात अल्फा बीटा गामा, ये दिक कोण हो गया, और दिक कोण के साथ अगर हम कॉस लगा दिए सभी में, तो उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, COSIN कोसाइन, हिंदी में दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। ठीक है, आप समझ गए कि अगर दिक कोण के साथ अगर कॉस अल्फा कॉस लगा दें तो क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन हो जाएगा। ये आपका दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसका फार्मूला क्या होता है, x बटे वेक्टर r, y बटे वेक्टर r और z बटे वेक्टर, जहाँ r क्या है, ये OP को माने हम लोग r, इसी को कॉस नहीं तो LMN इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि दिक कोसाइन क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन तीनों का वर्गों का योग एक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दिक कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है, तो अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, याद रखना है। यानी दिक कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है, 1। इसको हम कह सकते हैं L स्क्वायर, क्योंकि कॉस को हम L कहते हैं, और प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अर्थात दिक कोसाइन जो रहेगा उसके वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। अब इस माध्यम से आप लोग बहुत सारे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक से वीडियो रोक लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।